अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर एक टकराव का रास्ता है जिसमें कोई पीछे हटने पे लगता है कि आमादा नहीं है, या वो रास्ता जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की फलाह और भलाई मुज़मिर हो, उस रास्ते को अडॉप्ट करने के लिए मुझे तो लगता है कि शायद जितना बड़ा दिल करने की ज़रूरत है वो हमारे रहनुमा और इदारों के सरबराहान उससे गुरेज कर रहे हैं और ये अपनी टफ बैटल होती है, टफ बैटल में आ गए हैं। तो उसमें किसी एक का नुकसान हो सकता है या दोनों का भी नुकसान हो सकता है। कोई एक अदारा टूटे या दूसरा अदारा टूटे, दोनों पाकिस्तान के इतने बड़े अदारे हैं कि उनका नुकसान पाकिस्तान मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट टूट जाए या कमज़ोर हो जाए या उसके फ़ैसलों का असर ही ख़त्म हो जाए। उसने फ़ैसला किया और पार्लियामेंट कह रही है कि हम आपका फ़ैसला नहीं मानते, तो जिस दिन आपकी ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फ़ैसले की अथॉरिटी चैलेंज हो जाए, वो लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, खुशी का लम्हा नहीं होना चाहिए, ना पार्लियामान के लिए, ना किसी एक सियासी जमात के लिए, ना दूसरी सियासी जमात के लिए। आज हम उसी दोराहे के ऊपर खड़े हैं। किसी एक बड़े को कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो अदारे टूटेंगे। पीछे हटें, स्टेप बैक करें और वो रास्ता निकालें जिससे आइन और कानून पर भी अमल किया जा सके और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। पाकिस्तान की तारीख़ में जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है, उसने बहुत ही नामुनासिब शक्ल इख्तियार की जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया गया, दो वज़ीर आज़म को नाहल, एक को कंटेम्प्ट में और एक को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। एक फॉर्मर जनरल को 3 साल आइन में तरमीम करने का इख्तियार इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो क्या मौका नहीं है कि उससे आगे चला जाए? पार्लियामेंट के अंदर मौजूद बैठे हुए भी जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनकी तारीख भी अच्छी नहीं है। आम तौर पर वो अपने मफाद के लिए या किसी चीफ जस्टिस से मिल जाते थे या किसी जनरल के साथ गठजोड़ कर लेते थे। तो पाकिस्तान को कब तक हम इसी भंवर में फंसाए रखें? क्या वो दिन नहीं आ गया कि जब हमारे ये तमाम बड़े अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढें? आज सुप्रीम कोर्ट में एक पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को, जिसने अभी लॉ की शक्ल लेनी थी, एंटीसिपेटरी एक्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, उसके ऊपर अमल दरामद, उसके ऊपर आज समाअत शुरू हुई है। समाअत के पहले ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जब उन्होंने कहा कि कानून साजी से मुतल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएँ। रियासत के तीसरे स्तून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन का अहम जुज़्व है। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील किया जा सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक वफाकी फ़हरिस्त की कुछ हदूदों की उद्मी है। एक आइन के अंदर आर्टिकल है 191 जिसके तहत लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट अपने कानून साजी कर सकती है। उसमें लॉ भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन फिर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसके अंदर कहा गया है कि किसी भी कानून साजी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो कानून बनाया गया था, सरकार की पोजीशन ये है कि वो कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी तो सलब की ही नहीं, सिर्फ एक तरीका कार वज़ा किया है कि बजाय एक जज के 3 जज बैठ के वो फैसला करें। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। तो ये एक इशू है जिसको सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा दिल करके डिस्कस करना चाहिए। ये मुतालबा कई दहाइयों से सामने आता था कि 184(3) के नीचे अपील का हक़ नहीं है, बेंचों की तश्कील में फ़र्द वाहिद होना चाहिए या सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के ये फैसला करें। ये मुतालबा बार करती थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार में डिस्कस होता था, फॉर्मर जजेस करते थे, पार्लियामेंटेरियंस करते थे। लेकिन अभी एक तनाव की शक्ल में जब बहुत कंट्रोवर्सी थी, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल एक सिचुएशन डेवलप हुई है, उसमें इस कानून को पास किया गया और वो कानून मुतनाज़ा हो गया। जो सबका मुतालबा था वो कानून मुतनाज़ा हो गया। तो बेहतर यही है कि इस पर बड़ा दिल करते हुए ये देखें कि क्या इसकी गुंजाइश और ज़रूरत है। अगर है तो उसके मुताबिक देखें, इस कंट्रोवर्सी की रोशनी में देखेंगे तो फिर वो बुरा ही लगेगा, फिर उसमें से अच्छाई का पहलू कम नज़र आएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, तो साथ ही आज कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया और वहाँ ख्वाजा आसफ ने धुआंधार तकरीर करते हुए पूरा जो माजी के सारे वो थे ना, वो किताबचे वो आज खोल के सामने रख दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ, पार्लियामान के साथ या जमहूरियत के होते हुए ये फैसले करती रही जो आइन और कानून के मुनाफी थे या उसकी रूह के मुताबिक नहीं थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें हिसाब अदलिया की तारीख का जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया जाए। यहाँ पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं कि हाउस कमेटी बनाए और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं कि जंग लड़नी है तो फिर जंग ही होगी। सुनिएगा। क्योंकि गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी।
यहां पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। हमें लेक्चर देते वक्त, वाज करते वक्त अपने गिरबान के अंदर झांकें कि आप क्या करते रहे हैं। आज अदलिया की बात करते हैं, उसके इज्जत आबरू की बात करते हैं, हम भी करते हैं। आपने इज्जत आबरू की उस अदलिया की? जनाब वाला, यौम असहाब आना चाहिए। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। हम हॉस्टेज ना बन जाएं चंद मुट्ठी भर लोगों के आगे जो है। और ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ की तकरीर तक महदूद नहीं है। एक तहरीक पास की गई है जिसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी। ये जो ऑडियो लीक्स में जैसे साकिब निसार के साहबजादे का नाम है, उस मामले को उन्होंने कहा कि कंप्रीहेंसिवली देखें। तो ऑडियो लीक सिर्फ एक नहीं है, देयर आर मैनी। तो फिर आपको सारों को देखना पड़ेगा। नूर आलम साहब का एक बयान चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के लॉज के अंदर प्रोविजन मौजूद है, रूल्स ऑफ बिजनेस में, कि अगर किसी को तलब किया जाए, चाहे वो कोई लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी और अदालत का, और वो ना पेश हो, तो उसको पेशी का गिरफ्तार करके या हथकड़ियों में भी एक तरीकाकार मौजूद है। तो ये वो सूरत हाल है जो हमें स्वाय टकराव के कोई और रास्ता नहीं दिखाती। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, उनसे इन सारे सवालों का जवाब हमारे साथ हैं जी आज एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा PMLN के और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी है। सर, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में। एहसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं लड़ाई के अलावा? ये तो सीधी सीधी लड़ाई वाली कैफियत है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी बहरानों से गुजर रहा है, और हम सब जानते हैं पाकिस्तान के पास एक नए बहरान की ऑप्शन नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सोसाइटी में ऑर्डर लाना, और अगर सोसाइटी में ऑर्डर नहीं है तो उसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ जंगल चल रहा है। अब अदलिया के फ़ैसलों से भी सोसाइटी के अंदर अमन इस्तेकाम को दवाम होना चाहिए। और अगर अदलिया के फ़ैसले मुआशरे के अंदर नए बहरान पैदा करने का बायस बने, तो यकीनन अदलिया को इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो एक सियासी एजेंडे के आलाकार तो नहीं बन रहे हैं। अब आप देखिए, आप तो माशाल्लाह बहुत तहकीक भी करते हैं और बाखबर भी हैं। आपके ख्याल में अदलिया के फ़ैसलों से बहरान पैदा हो? बिल्कुल पैदा हो रहा है। इसलिए कि मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जिसको साकिब निसार साहब ने 2016 में लिखा, वो क्या है? मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं ये गैर आइनी हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को अपने इख्तियारात इदाराजाती तौर पे काबीना के ज़रिए एक्सरसाइज करने चाहिए। अगर वो काबीना के ज़रिए अपने या काबीना की मंजूरी से अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं करते तो वो गैर आइनी अमल कर रहे हैं। और उन्होंने सवाबदीदी इख्तियारात को कतन गैर आइनी करार दिया, यानी कि हराम करार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो एग्जेक्टिव के लिए तो ये असूल वज़ा करती है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की, हालांकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं कि उनके लिए हराम है, वही पावर्स चीफ जस्टिस के लिए कैसे हलाल हो सकती हैं? वो कौन सी फ़िक़ा है, वो कौन सी जुरिस्प्रूडेंस है कि जिसमें आप कहें कि एग्जेक्टिव के लिए एक चीज़ हराम है, खुद चीफ जस्टिस के लिए वो हलाल होगी? तो लिहाजा पार्लियामेंट ने जो ये कानून बनाया है, ये उस मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की स्पिरिट में बनाया है। कतन किसी तरह भी इसमें अदालत की कोई आज़ादी सल्ब नहीं हुई, बल्कि अदालत ही के दिए हुए फैसले की रोशनी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस का है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, फ़र्द वाहिद का नहीं होना चाहिए। सर, अभी अगर ये मौजूदा सूरत हाल से हट के आप इस कानून साजी की कोशिश करते तो शायद ये इस कानून के ऊपर इतना तनाव ना पैदा होता, लेकिन आपने इस तनाव वाली कैफियत में इस कानून को पास करने की कोशिश की है। नदीम, हमने तनाव वाली कैफियत में नहीं, जब इस इख्तियार का मिस यूज़ किया गया। मिस यूज? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं कि उन्होंने मिस यूज किया? देखिए, जब एक CCPO लाहौर का मुकदमा लगता है उसकी तय्युनाती का, डोगर साहब वाले केस में, उसमें जो है दो जज साहिबान जो है सुओ मोटो नोटिस का अनरिलेटेड मामले का इलेक्शन का चीफ जस्टिस को कह देते हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब एक सुओ मोटो नोटिस लेकर एक केस को यकतरफा तौर पे फैसला दे देते हैं। तमाम सियासी जमातें वहाँ पेश होती हैं कि हमें इस पर सुना जाए।
मां सवाए पीटीआई के वकील को किसी को नहीं सुना जाता और एक उजलत के अंदर फैसला दे दिया जाता है। एक ऐसा फैसला दे दिया जाता है जिसके शदीद आईनी और सियासी मुज़मरात हैं। अगर एक लेकिन आपने कन्फ्रंट किया उस फैसले को, आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। नहीं, आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं कि वो फैसला आपने फंड्स नहीं दिए, वाज नॉट साउंड, वो आइन के खिलाफ था। और मैं बताता हूं कैसे खिलाफ था। देखिए, पाकिस्तान के आइन की स्कीम यह है कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स बराबर हैं। मैं आपको पीछे लेना चाहूंगा, 1997 से पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन सूबाई असम्बली से 3 रोज़ कबल होते थे, लेकिन सब ने कंसेंसस से ये फील किया कि वो 3 रोज़ पहले भी जो इलेक्शन है वो असरअंदाज होते हैं सूबाई असम्बली के इलेक्शनों पे, लिहाजा इनको एक दिन होना चाहिए। लिहाजा 1997 से लगातार कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन होते थे ताकि कोई दूसरे पे असरअंदाज ना हो। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसके मुताबिक तो अब पंजाब को हमेशा के लिए वीटो का हक मिल गया। लेकिन आपने जो कन्फ्रंट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपको ये नहीं लगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज करके एक ऐसी रवायत पैदा कर दी है हमने पूरे इदारे को एट स्टेक खड़ा कर दिया? हमने चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जिसको चीफ जस्टिस लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो माइनॉरिटी का फैसला है। पार्लियामेंट ने और खुद जज साहिबान ने जो उस बेंच में थे कहा कि 4-3 की मेजॉरिटी से उस केस को मुस्तरद किया गया। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ कि जब 4 जजों ने इख्तलाफ किया और 3 जजों ने एक फैसला दिया और उन 3 जजों ने अपनी राय को ऑफिशियल करने की कोशिश की। यही तो मैं फैसला करूं कि मुझे जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला तो पसंद नहीं है, लेकिन फायद ईसा वाला फैसला मुझे पसंद है। अगर उस आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अगर उस बेंच के 4 जज कहें कि हमारा ये फैसला है और 3 जज कहें कि हमारा ये फैसला है, तो इसके बाद ये मामला पार्लियामेंट के सामने गया और पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि ये 4-3 की मेजॉरिटी से ये मामला डिसमिस हो चुका है और ये माइनॉरिटी फैसले को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मेरा कहना पार्लियामेंट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कोई अगर जजमेंट को सेट असाइड करना हो, ये जो तनाज़ा पैदा हुआ कि एक शख्स की वजह से चीफ जस्टिस साहब जो हैं अपने मेंबरान के जो अपने फेलो जजेस ब्रदर जजेस हैं उनके बरखिलाफ, देखिए ना, अगर आइन इतना सीधा और सादा उसकी इंटरप्रिटेशन थी तो चीफ जस्टिस साहब को क्या चीज़ रोके हुए है कि वो फुल कोर्ट में बना दें, एक फुल कोर्ट बेंच बना देना? क्या बाकी जो उनके ब्रदर जजेस हैं वो आइन के खिलाफ फैसला देंगे? लेकिन आप चाहते हैं फुल कोर्ट बने तो उसमें 2 जज साहिबान, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस नकवी, वो उसमें ना हो, बाकी 2 को छोड़ के बाकी फुल कोर्ट बने। ये आपकी ख्वाहिश है? हमने तो हमेशा से उन्हें ये कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं और जो उसके अंदर तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश होगी उसके ऊपर इन्हिसार करें। जो आप लेकिन चाहते हैं नहीं जाने नहीं बनने दिया गया। क्लियर एक इंडिकेशन नजर आती ना, 8 रुकनी जो बेंच है, अगर इसमें से 2 बेंच में से जजेस निकाल दें तो पीछे 6 बचते हैं, तो फिर 7 दूसरे जज हो जाएंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहते हैं? हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे सुप्रीम कोर्ट की, इसमें क्या कबाहत है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान बैठ के फैसला करें, वो ये कहें जी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, सब ने कहा जी हम कबूल कर लेंगे। लेकिन आप देखिए उसमें भी क्या तजाद है कि पंजाब की हद तक तो आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जी भले जब भी हो जाए, 100 दिन में हो जाए, 120 दिन में हो जाए, तो माफ कीजिए ये आइन की अमलदारी नहीं है। अच्छा, ये सिलेक्टिव अमलदारी है और ये इमरान खान का फिर पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है कि जो कह रहा है कि पंजाब में 90 दिन के इलेक्शन हो, खैबर पख्तूनख्वा की उससे फिक्र नहीं है। सर, ये जो आप इल्ज़ाम आयद करते हैं ना, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। आप सिटिंग चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि वो इमरान खान का पॉलिटिकल एजेंडा इंप्लीमेंट करने नहीं, हम तो देखिए वो बातें कर रहे हैं कि जो नजर आती हैं कि एक बात है जो इमरान खान कर रहा है और वही बात है अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान उसी पे इसरार करते नजर आए। पाकिस्तान की आपको लगता नहीं है तबाकुन है ये जो बयानिया है? आपके एंड से भी तबाकुन है, अगर वो भी करें तो तबाकुन। इस नहज तक हालात को लाना तबाकुन है। और मैं फिर अदब से कहूंगा, लेकिन ये बयानिया तबाकुन है सर। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और उसके चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कंधों से अपना पॉलिटिकल एजेंडा नाफिज करा रहा है, चूंकि वो पॉलिटिकली नाकाम हुआ। 2017 में उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान थे उन्होंने
इमरान खान का वो एजेंडा नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पूरा किया। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहते, उन्हें नाअहल ना किया जाता, इमरान खान की 2018 में जमानतें जब्त हो जानी थी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो इमरान खान का पॉलिटिकल एजेंडा था कि नवाज शरीफ को अपने रास्ते से हटाओ, उसके बाद उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाओ और उसको धक्का दे के आगे लेकर आओ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इमरान खान ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा नाफिज किया। शोएब साहब से पूछते हैं, शोएब साहब, अगर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, पार्लियामेंट क्या उसको सेटिसाइड कर सकती है? कोई तरीकाकार क्या है? 2/3 मेजोरिटी से कर सकती है या नहीं कर सकती? सिंपल मेजोरिटी से ये जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, इसकी क्या हैसियत है? देखें, पहली बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो उसको पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी से भी नलीफाई नहीं कर सकती। हाँ, एक तरीकाकार हो सकता है जो उसमें नहीं कर सकती, ना ही करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकते हैं और ना ही करारदाद के जरिए सुप्रीम को जो आइन है उसकी मुअत्तली कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। देखें, एहसन इकबाल साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं उसको सुन रहा था। क्या पार्लियामान के पास कोई तरीकाकार होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दें, फिर आगे आते हैं। क्या पार्लियामान के पास कोई तरीकाकार या कोई ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू करने की? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने का अख्तियार होता है। उसके इम्पैक्ट को, जो रीजंस उन्होंने दी हैं, उस रीजंस को चेंज करें आइन में तरमीम करके, तब तो मुमकिन होता है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए हर हाल में 90 डेज में इलेक्शन कराएं। कल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को वो नलीफाई, उसके इम्पैक्ट को करने के लिए पूरी पार्लियामान बैठ के ये कहती है कि नॉटवेस्टैंडिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम आर्टिकल 224 में ये अमेंड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बजाय ये 4 महीने में इलेक्शन होगा। फिर देन ये कहा जाएगा कि जो रीजंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसका इम्पैक्ट नलीफाई कर दिया है पार्लियामान ने, लिहाजा वो रीजंस जब तक खत्म नहीं होगी। और इस पे बड़ी तरीकाकार मौजूद है, लेकिन उसके लिए क्या 2/3 मेजोरिटी चाहिए या सिंपल मेजोरिटी चाहिए? देखें, जो इनको अगर की इंटरप्रिटेशन हुई है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर किसी कानून के बारे में उन्होंने राय और रीजन दी है तो फिर वो सिंपल मेजॉरिटी के जरिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो चूंकि राय है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो आइन की इंटरप्रिटेशन की है, आर्टिकल 224, आर्टिकल 220 की और 208 की, तो इसलिए इसमें अगर वो रीजन चेंज करनी है, जिस रीजन की बुनियाद पर उन्होंने जजमेंट दी है या जो इंटरप्रेट किया है, तो वो 2/3 मेजॉरिटी बगैर नहीं हो सकती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सर, लेकिन यहाँ एक मेरा सवाल है शोएब साहब, नहीं मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई और कर लूँ। इस पे एक सवाल है मेरा, जब हम कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन के अंदर एक शर्त है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, इसमें कोई भाम ही नहीं, कन्फ्यूजन है ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर 30 अप्रैल का हुक्म दे के और 14 मई का दे के हुक्म, क्या आर्टिकल 254 को इन्वोक नहीं कर दिया? खुद से उसकी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दे दी कि मिनिमम पॉसिबल, बेयर मिनिमम डिविएशन के साथ आप इलेक्शन में चले जाएं? तो उन्होंने आर्टिकल 254 तो खुद से इन्वोक कर दिया। जी, उन्होंने इसलिए इन्वोक किया कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है कि अगर 254 भी वहां लागू होगा जहां कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस अवेलेबल होंगी और वो कोर्ट उसको कर सकती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस जो हैं वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आकर ये कहा था, जो 1 मार्च का फैसला है उसमें मेंशन भी है, ड्राफ्ट 13 और 14 में उन्होंने कहा कि मिनिमम हमें 52 से 54 डेज चाहिए अपने इलेक्शन शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें अपीलें हैं, तफसीलात की बात होगी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तो लगा दी, वो 254 को इन्वोक कर दिया उन्होंने। ये तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला क्यों? कहते 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराओ, नहीं तो घर जाओ। जी, बेहतर तो यही होता, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेट किया क्योंकि इसमें वेस्टेड और फंडामेंटल राइट्स हैं उन कैंडिडेट्स के, उन लोगों के जिन लोगों ने अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज इस्तेमाल करना है, तो इसलिए उसमें जल्दी में कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लोगों का राइट ऑफ वोट डिस्टर्ब हो। तो उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया, रेड विद आर्टिकल 184, 187 और 190, उन्होंने वो पावर्स अपनी इस्तेमाल। तो सर, फंडामेंटल राइट्स तो फिर अभी सेंसस हो रहा है, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स बाकी हैं। जो ट्राइबल एरियाज की मर्जर हुई केपी में, वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स बाकी हैं, क्योंकि वहाँ नशिस्तों का फैसला होना है। जो बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके भी अभी फंडामेंटल राइट्स तय होने बाकी हैं। कराची के अंदर MQM का बहुत बड़ा इशू है, उनके फंडामेंटल राइट्स भी तय करने जरूरी हैं, तो उनको हम कैसे नज़रअंदाज करेंगे?
पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन के आर्टिकल 224 में अभी फॉर द टाइम बीइंग हम प्रिज्यूम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं है, तो क्या ये पार्लियामान ये अपनी जो ऑब्लिगेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, वो अदा करने में कासिर नहीं है कि जो ये फरमा रहे हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप ये सोचें कि पहले साल ही एक टूट जाती है किसी भी वजह से, कोई भी रीजन है, या एट द स्वीट विल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, खा वो नेशनल असेंबली की हो या वो प्रोविंशियल असेंबली हो, तो क्या वो 4.5 साल या 5 साल वो इंतजार करेगी ताकि बाकी असेंबली आ जाए? आईन बनाने वालों ने इसलिए उसका दरवाजा खुला रखा है आर्टिकल 224 में कि जो भी असेंबली डिसॉल्व होगी उसके इलेक्शंस 90 डेज में हो जाने हैं हर हाल में। मुझे ये बता दें, आज इनकी असेंबली की मुद्दत खत्म होनी है 13 अगस्त को, कल ऐसी असेंबली बन जाती है, ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है इंटरम सेटअप, और वो ये कहती है कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास नफरी नहीं है, हम 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराते। जो ये मिसाल कायम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, ये मिसाल आगे नहीं चलेगी? दूसरी बात, इन्होंने फरमाया जो भी मंत्री मिसाल कायम करेगा वो मिसाल उसके आगे आएगी। जो इन्होंने फंड्स देने से इनकार किया वो उनके आगे आएगी, जिसने इमरजेंसी लगाने की कोशिश की वो उसके आगे आएगी। जो गड़क होता है उसमें खुद ही गिरता है, उसमें बचता नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन उन्होंने कुछ आज इजहार ख्याल किया, लेकिन बात बड़ी खतरनाक की है। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। Called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members जी। ये मैंने आज ही साइन किया है, इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो। सर रहसन साहब, क्या ये रास्ता है फिर आप रजिस्ट्रार को पकड़ के लाएंगे? मैं आपको अर्ज करूं, हम एक बहुत डेंजर जोन में जा रहे हैं, और डेंजर जोन में इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ इदारे अपनी जो भी पावर्स हैं या जुरिस्डिक्शन है उसको ग्रे जोन के अंदर लेके जा रहे हैं। जमहूरियत के अंदर 2 उसके चेक और बैलेंस होते हैं। एक ये कहा जाता है कि हमारा जो सिस्टम है इसमें अगरचे सॉवरन पार्लियामेंट है लेकिन जुडिशल रिव्यू है। जुडिशल रिव्यू का क्या मतलब है कि अगर पार्लियामेंट आइन शिकनी करे या आइन के बरखिलाफ उसकी स्कीम के ख़िलाफ़ कोई कानून पास करे तो जुडिशल रिव्यू में पार्लियामेंट के उस कानून साजी को वो साकत कर सकते हैं या डू वे कर सकते हैं। चलिए, जुडिशल रिव्यू तो पार्लियामेंट के ऊपर एक चेक हो गया कि पार्लियामेंट आइन के मुताबिक कानून साजी करे। अब अगर आप मुझे बताइए कि जुडिशल रिव्यू के अंदर अगर कोई जज साहिबान आइन की टर्व से बाहर निकल के बादशाह सलामत बन जाएं या शहनशाह मौज़म बन जाएं तो उन्हें कौन सी चेक है जिसके ज़रिए ठीक रखा जा सकेगा? उनके ऊपर तो फिर अल्लाह ताला ही है ना, कि अल्लाह ताला तो ज़मीन पे नहीं आके इसको ठीक करेंगे। बहुत हार्श टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं चीफ जस्टिस। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। लिहाजा अगर जुडिशरी की साइड पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की टर्व से बाहर जा रहे हैं तो उसका क्या चेक है? उसका चेक है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। सो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, जुडिशल रिव्यू, एक लॉ ऑफिसर को जुडिशल रिव्यू, वो तो उन्होंने एक कहा कि नॉन कंप्लायंस, ये रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स में ही होता है। रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई नहीं आएगा तो आप उसको जबरदस्ती मंगा सकते हैं। सो मेरा निजाम जो है ना, और नूर आलम की तकरीर और बाकी तकरीर सुन के मुझे लगता है कि आप हेड ऑन कुलियन चाहते हैं, आप सीधा चाहते हैं कि लड़ाई हो। हम नहीं चाहते। निजाम कामयाबी से चलता है कि अगर जुडिशल रिव्यू भी आइन के पैरामीटर्स में हो और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में हो। लेकिन अगर सूरत ये हो जाए, देखिए आप मुझे ये बताइए कि क्या जवाज़ है, ये ने कानून बनाया, ये शाहीन साहब आपके इधर है, मुझे बताएं मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में क्या सुप्रीम कोर्ट सवाबदीदी इख्तियारात को हराम नहीं करार दे चुकी, गैर आइनी नहीं करार दे चुकी? और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहें कि मेरे जो इख्तियारात अब आप इदारे को दे रहे हैं, मैं ये नहीं मानता, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अब इसका क्या इलाज है? आप मुझे बताइए ना कि अगर एक अदालत के अंदर ये कुछ लोग मिलकर ऐसे इकदामात उठाएं कि जो सरीहन आइन के खिलाफ हो, खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हो, अब उसका क्या चेक है? इसका मतलब यह है कि जुडिशरी जो है मादर पिदर आज़ाद है, वो जो मर्जी करे उसको पूछने वाला कोई नहीं। लिहाजा इसीलिए जो जुडिशल रिव्यू है और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है,
इन दोनों को हैंड इन ग्लव चेक और बैलेंस के तौर पे चलना पड़ता है। अगर कहीं जुडिशरी ट्रांसग्रेस करे तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से आप उसकी कोर्स सेटिंग कर सकते हैं, और अगर पार्लियामेंट कहीं ट्रांसग्रेस करे तो जुडिशियल रिव्यू से आप उसकी कोर्स सेटिंग कर सकते हैं। शोएब शाहीन साहब, एक चीज़ बताइएगा मुझे आपसे बाकी सवाल करने से पहले, जब ये जजेस की बहाली का अमल हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाली हुई थी, उसमें से कोई जज साहब अभी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं, वो सारे रिटायर हो गए हैं, वो सारे रिटायर हो गए हैं। देखिए, उमर अताब बंदयाल साहब उसके बाद आए थे? मेरा ख्याल है उससे पहले तो थे वो, लेकिन अपॉइंटमेंट तो प्रॉबेबली उनसे पहले की थी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल नहीं हुए थे। इसमें थोड़ा सा ये हुआ था, 3 नवंबर 2007 को जब ये सेकंड टाइम मार्शल लॉ लगाया था, जिसको इमरजेंसी प्लस का नाम दिया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त बेसिकली आइन को मुअत्तल किया था फॉर सर्टेन पीरियड, और आइन को मुअत्तल करके उन्होंने जजेस को पाबंद सलासल भी किया था, और कुछ जजेस को पीसीओ का ओथ दिया था, और कुछ जजेस को कंटिन्यू किया था, और कुछ जजेस को नहीं कंटिन्यू किया था। बल्कि इस वक्त पीसीओ का जज शायद नहीं दिया था उन्होंने, कुछ को मतलब सैक कर दिया और कुछ को कंटिन्यू करने दिया। और उसके बाद जब आइन को बहाल किया तो उसके बाद जो जजेस काम कर रहे थे उनको कहा कि नए आइन के मुताबिक आप आए, दोबारा ओथ ले लें, उस यानी आइन के मुताबिक दोबारा ओथ लेके आ जाएं वही जजेस। और बहुत सारे जजेस ने दोबारा ओथ लेकर के दोबारा अपॉइंटमेंट हासिल कर ली थी। उनमें से चंद एक जज बच गए थे जिनको उन्होंने बहाल नहीं किया था, जिसमें जस्टिस एक एजाज थे, एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस फैयाज हसन साहब थे, और एक शायद रमदे साहब, मुझे याद नहीं आ रहा, रमदे साहब थे शायद। 4 जज बच गए। जस्टिस उमर अताब बंदयाल किस वाली कैटेगरी में थे? क्या ये 3 नवंबर को बहाल हुए थे, पीसीओ के तहत हल्फ हुए थे, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हुए थे? ये किस कैटेगरी में थे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो बहाल नहीं हुए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे दी थी। आप एहसन साहब से भी पूछें, आप बता सकते हैं? मुझे कोई एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि इनकी बहाली क्या हुई थी। क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका यहाँ घूम फिर रहा है कि क्या क्या टकराव वाली कैफियत में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें आज ये भी तज़किरा हुआ 2007 वाला, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करूँगा, मैंने सवाल छोड़ दिया, आपने जो भी जवाब दिया इसको यहीं छोड़ दूँगा। लेकिन एक मामला आगे हल की तरफ भी जाना चाहिए। वो हल क्या होगा? एक दूसरे को वज़ीर-ए-आज़म को बुला के कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई कर दे, या पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा एडवर्सरियल एक्शन ले ले चीफ जस्टिस के खिलाफ? क्या चीज़ होगी? आपने मेरे से सवाल किए? जी आप ही से पूछा। जी मलिक साहब, देखें, पहली बात तो यह है कि सबसे अच्छा सोल्यूशन तो चीफ जस्टिस साहब ने जो दिया है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, और वो भी उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। ये सबसे पहले ये प्रपोजल अटॉर्नी जनरल साहब ने आकर दी थी, और उसके लिए आज रात को 9 बजे बैठे हैं। मेरा ख्याल है अगर अच्छा इनके दरमियान सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखने वाली जमहूरी ताकतें अगर बैठी हैं तो मैं होप रखता हूँ, और अल्लाह करे ये इनको थोड़ा सा पॉजिटिव रोल ये अदा करें और इस इशू को रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएं, वरना जो कुछ होगा इन सब के लिए बुरा होगा, खा वो मार्शल लॉ लगे, खुदा न खास्ता या। शाहीन साहब से एक सवाल है मेरा कि शुएब साहब, ये जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, क्या ये मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की एक्सटेंशन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है, जहां प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को कैबिनेट से मशरूत किया गया था? क्या उसी तरह चीफ जस्टिस के इख्तियारात सवाबदीदी होने चाहिए, या उन्हें भी इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए? तो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इस पर क्या एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट को? और दूसरी बात मेरी आपसे यह है कि देखिए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का केस चल रहा था तो उस वक्त खलील रमदे साहब 11 रुकनी बेंच की सदारत फरमा रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जनाब, अगर आप एक नायब कासिद को बरतरफ करते हैं तो उसको भी बहाली के लिए अपील का हक मिलता है। आपने चीफ जस्टिस को बरतरफ कर दिया और उसके पास कोई अपील का हक नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर को आप सुओ मोटो नोटिस लेके बरतरफ कर दें और उसे कहें जी अपील का हक नहीं देंगे? तो जो आप हक एक चीफ जस्टिस के लिए मांगते थे कि उसको अगर नाजायज़ बरतरफ किया जाए तो उसको अपील का हक मिलना चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को आप बरतरफ कर दें, कोई अपील का हक नहीं होना चाहिए? जी शोएब साहब, देखिए, दो चीजें आपने इसमें सवाल कर दिए हैं। पहली बात तो यह है कि राइट ऑफ अपील, ये हमारा बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल्स का हमेशा से मुतालबा रहा है कि ये राइट ऑफ अपील होनी चाहिए। इसमें 2 प्रॉब्लम है।
एक प्रॉब्लम यह है कि जो राइट ऑफ अपील है वो आर्टिकल 184 और 185 में 184 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, 185 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ये जो राइट ऑफ अपील इस वक्त दिया गया है थ्रू लेजिस्लेशन, एक तो इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो तो डिस्प्यूटेड है कि ये पर्सन स्पेसिफिक और किसी खास मकसद के लिए है। दूसरा, इसको भी अब अगर हम इग्नोर कर दें तो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में है वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट पावर्स डिराइव करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर आपने उसके अंदर चेंज नहीं किया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो क्या वो राइट ऑफ अपील थ्रू एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो आपने दे दिया वो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये क्वेश्चन वहां अंडर डिस्कशन है। ये तो हम हमेशा से मुतालबा करते रहे हैं कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपने कहा है मुस्तफा इम्पैक्ट्स की जजमेंट, देखिए उन्होंने उसमें आइन को और रूल्स ऑफ बिजनेस को इंटरप्रेट किया है। वो जो 2016 CMR है, पेज 808 है उसका, उसमें उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट किया है। यहाँ दो पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक है चीफ जस्टिस। ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती ये पावर, सेम पावर चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट के पास भी होती है। जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो उन रेगुलेट होती हैं थ्रू रूल्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 मैंने के। आपके बाद के फंक्शन में हामिद खान और दीगर जो मोअज़्ज़ज़ वकला हैं उनकी तकरीरें सुनी हैं, जिसमें वो ओपनली कहते थे कि बेंच की तश्कील के लिए भी सीनियर 3 जो जजेस हैं उनका एक पैनल बैठ के बेंच बनाया करे। ये आप ही की, बल्कि मेरे ख्याल में जब आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदस्य थे उस वक्त एक फंक्शन हुआ हुआ था, तो आप सारे वकला तो खुद मुतालबा करते थे। नहीं नदीम मलिक साहब, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो हमारा मुतालबा था ना, उसको मैं आपको वाजे कर दूं। हमारा मुतालबा ये रहा है कि आप इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स को मॉडिफाई करके ये कर लें कि जब 184(3) की प्रोसीडिंग्स शुरू हों तो 184(3) की प्रोसीडिंग्स के लिए कोई एक उसूल तय कर लें, स्ट्रक्चर डिस्क्रिशन बना लें कि पहले 4 जज, पहले 5, पहले 7, पहले 10 वो बैठ के कोई भी प्रोविजंस जो ओरिजिनल सेक्शन का केस आए 184(3) का स्पेशली, तो वो बैठ के उसको रिजॉल्व कर डिसाइड करें। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड कर लें। हमारा मुतालबा ये नहीं था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है चीफ जस्टिस की, उसको आप तकसीम कर दें टू डिफरेंट अदर जजेस को भी उसमें शामिल कर लें। हामिद खान साहब का आपके फंक्शन के बाद इंटरव्यू किया हुआ है। शुएब साहब, आप एक कानूनदान हैं, मुझे ये बताइए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए डिस्क्रिशनरी पावर को जस्टिफाई करते हैं कि क्या चीफ जस्टिस के पास सवाबदीदी इख्तियारात होने चाहिए? यानी कि वजीर आजम और वजीर आला और दीगर तमाम जो स्टेट के फंक्शनरीज हैं उनके लिए तो सवाबदीदी इख्तियार हराम है, और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस के लिए वो हलाल है, उसके पास सवाबदीदी इख्तियार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप जैसे कानूनदान से मैं ये तवक्को रखता हूं कि आप एटलीस्ट रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एक असूल सबके लिए एक जैसा होगा। सर एक चीज़ मुझे एहसन साहब और बताएं, ये तो फिर बहस होती रहेगी, लेकिन जो सेंसिस वाला मामला है वो भी आपकी हुकूमत ने एक तुझी के तौर पर पेश किया था कि सेंसिस जारी है, अभी 30 अप्रैल को पूरा हो जाना है या मई के अंदर कुछ दिनों में 15 मई को पूरा हो जाना है, वो कब पूरा होना है? जी, उसमें जो सेंसस का अमल है वो चल रहा था, उसमें सूबों की तरफ से फिर कुछ हमें सजेशन आई कि हमारे यहाँ काउंटिंग का अमल कुछ हिस्सों में बाकायदा नहीं हो सका। फिर ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं उसमें हमने ये देखा कि इंतज़ामी वजूहात की बिना पे कराची भी था, हैदराबाद था, लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, इस्लामाबाद, ये जो अर्बन एरियाज़ हैं इसमें निस्बतन काउंट जो है वो स्लो था और अंडर काउंट था। अब कब पूरा? तो इसके लिए 15 मई तक एक्सटेंशन दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 15 मई को ये काउंटिंग पूरी होकर उसके हफ्ते 10 दिनों के अंदर रिजल्ट कंपाइल हो जाना चाहिए। और फिर वो जो हल्का बंदी है वो कब कंप्लीट होंगी? देखिए, हल्का बंदी के लिए जो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो टर्म है वो कोई 4 माह का उन्हें वक्त है कि मिनिमम 4 मंथ्स उन्हें लेने पड़ते हैं। तो अगर आप देखें इसके मुताबिक वही एक नेचुरल फ्रेम, हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि जो 5 साल की टर्म ख़त्म होती है उसके मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन का टाइम फ्रेम बनता है, तो वही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली और सेंसस के हिसाब से भी हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में और पीटीआई की तरफ से जो आवाज़ आ रही है वो ये है कि आप अभी जाएं केयरटेकर सेटअप में और जुलाई के अंदर इंतखाबात करा दें। आपकी जमात की तरफ से सुना यह है कि तजवीज़ दी गई है, आप ये बताएं, बजट आपकी जमात पेश बड़े अदब से ये कहूँगा
कि सुप्रीम कोर्ट वो कौन सा, क्या पाकिस्तान में पंजाब सूबे के लिए और आइन है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई और आइन है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबसे बड़ा तजाद ये है कि उन्होंने पंजाब के लिए तो 90 दिन का फैसला किया और खैबर पख्तूनख्वा से आंखें बंद कर ली कि चाहे 200 दिन में हो 250 दिन में हो। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता तो ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था। और फिर मैं आपको दूसरी अहम बात ये कहूँगा, देखिए अगर 90 दिन की प्रोविज़न है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम है कि जिसमें फेडरेशन बराबर है, तमाम सूबे बराबर हैं, अगर आपकी एक 90 दिन की कोई फैसला उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के साथ टकराता है कि जहां पे यार आप पंजाब को इम्पोज कर रहे हैं सारी फेडरेशन के ऊपर और छोटे सूबे उस पर इतराज कर रहे हैं, तो वो बुनियादी स्कीम विल हैव प्रेसिडेंस। सर आपकी एक पॉलिटिकल डायलॉग चल रही है पीटीआई के साथ, उसके अंदर आपकी जमात की जानिब से हमें मालूम हुआ है कि ये तजवीज़ आई है कि बजट मौजूदा सेटअप पेश करे, 30 जून तक IMF ऑन बोर्ड आ जाए, बजट पास हो जाए, उसके बाद केयर टेकर्स आएँ और सितंबर की आखिरी तारीख वो 90 रोज़, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर बनती है। तो इज दैट ए प्रपोजल फ्रॉम योर साइड? नहीं, अभी देखिए चूंकि 9 बजे बातचीत होनी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो उस बातचीत को लेकिन इज इट वन ऑफ द ऑप्शन पॉसिबल? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए हमारी यही कोशिश है कि इस तनाज़े का बातचीत के जरिए कोई हल हो और हल वो हो कि जो आइन के मुताबिक हो। और क्या ये एक मुमकिन हल हो सकता है कि बजट के बाद आप केयर टेकर्स पे चले जाएं? क्या ये एक मुमकिन हल हो सकता है? देखिए इस वक्त तो ये बातचीत के ऊपर है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त एक जो गालिब राय है वो यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये, मैंने अभी आपको सेंसस की बात बताई कि अगर आप दोनों काम 30 सितंबर को पूरे हो जाएंगे जी, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप तकरीबन अक्टूबर में चले जाते हैं। अगर सेंसस के बाद हल्का बंदी भी होनी है तो तकरीबन आपको अक्टूबर में लैंड करना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। तो आपका ख्याल है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ये तकरीबन मुद्दत हो सकता है जी। शोएब साहब आप इस पे क्या कहते हैं? ये क्या डुएबल ऑप्शन है? बजट को पास करवा के आगे बढ़ जाएं तो मेरे ख्याल में कोई मजाक नहीं है, सिर्फ 6-7 हफ्ते की दूरी के ऊपर है, कोई बहुत बड़ा कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला। ना इमरान खान की मकबूलियत एकदम ज़मीन पे आ जाएगी, ना शहबाज शरीफ को 4 पार निकल आएंगे, नहीं कि उड़ जाएंगे हवा में। तो मेरे ख्याल में इस पर कोई काम करना चाहिए इन्हें, सियासी जमातों को। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ कि सियासी जमातों को सीरियसली अपने हाथ में रखने के लिए संजीदगी मुजाहरा करना चाहिए और उसके लिए जो वायबल सोल्यूशन हो ये सारे मिल बैठ के इसका रिजॉल्व करें। लेकिन इसके साथ जो मुझे खतरा है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि 30 सितंबर 8 अक्टूबर को कौन इलेक्शन कराएगा? यही इंटरम सेटअप जो आगे आएगा, फर्ज कर लेते हैं मैं 13 अगस्त को भी गुजार देता हूं, मैं 1 जुलाई की डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली भी नहीं कर, फर्ज करो मैं नहीं देखना चाहता। मुझे ये बता दें, इंटरम सेटअप आकर ये कहता है इनके प्रेसिडेंट्स को सामने रख के कि जनाब हम तो फंड्स नहीं दे सकते, आपने हमें जो करना है कर लें सुप्रीम कोर्ट, और आप पॉलिटिकल इश्यूज को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है जी हम तो नफरी नहीं दे सकते, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास पूरे पाकिस्तान को बंदे देने के लिए बंदे फ्री नहीं है, हम बॉर्डर्स पे बिजी हैं, बहुत सारी मसरूफियत है। मुझे ये बताएं 8 अक्टूबर को या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की भी बात कर लो, यानी 13 के बाद आप विद इन 3 मंथ्स आप चले जाएं, नवंबर में भी चले जाएं, मुझे ये बता दें कौन सा वो तरीकाकार होगा। कश्मीर कोर्ट को तो ना ये मानते हैं, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती है, ना ही वजारत खजाना मानती है, ना जमहूरी ताकतें मानती हैं। तो मुझे बता दें उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा उस 8 अक्टूबर को या 8 नवंबर को भी? इसमें इलेक्शन कौन कराएगा? बताइए सर। बिल्कुल इलेक्शन कराने पे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात पे है कि इमरान खान साहब ने अपनी जिद के ऊपर या अपनी हमाकत के ऊपर 2 असेंबलियां तोड़ दी। अब वो ये कहते हैं कि उस हमाकत की कीमत सिंध और बलूचिस्तान और कौमी असेंबली भी दे, वो तैयार नहीं है। लेकिन उनका हम ये कहते हैं, वो कहते हैं कि बाद में भी आप कहेंगे पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर एक आईनी तकाजा है ना, जब 5 साल की टर्म पूरी होती है हर असेंबली की, तो उसके बाद एक आईनी तकाजा है कि अक्टूबर के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, चूंकि फिर आप कहेंगे हम इमरजेंसी लगा देते हैं। अगस्त के अंदर इन असेंबलियों की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आप कहेंगे हम इमरजेंसी लगा नहीं, वो तो फिर इकट्ठे ही आप सूबों के अंदर तो नहीं लगा सकते ना, सूबों के लिए तो कोई एक्सटेंशन की प्रोविजन नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि पीटीआई के पास भी बेस्ट ऑप्शन यही है। एक ऑर्डर अगर वो समझते हैं कि बहुत मकबूल हैं और हर तरफ उनका झंडा गड़े हुए हैं,
तुम 2 महीने में उनकी मकबूलियत ज़मीन पे तो नहीं आ जाएगी ना। एक ऑर्डरली तरीके से हम जाएं। में आज आप कौमी असम्बली में मुझे नजर आए हैं और नूर आलम की तकरीर और ख्वाजा आसिफ की, मुझे लगता यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इंसाइट कर रहे हैं कि आए और वो शहबाज शरीफ को नाअहल करार दें, डिस्क्वालीफाई करें कंटेम्प्ट के अंदर, और आप फिर आगे उसे वो शहीद करवा के उनको मैदान में निकलना। आप तो ये इंसाइट करते हैं साथ, बड़े अदब के साथ, आज तो तकरीरों में अदब, बड़े अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट को आज भी न सिर्फ हमने, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल ने इस्तदा की है कि खुदा के लिए जो मुतनाज़ा जजेस हैं उनको बेंच से अलहदा करें, फुल कोर्ट बेंच बनाएं, और जो भी इज्तिमाई दानिश सुप्रीम कोर्ट की फैसला करेगी उसको सब तस्लीम सर आज करेंगे। पार्लियामान के अंदर इस्तदा नहीं थी, आज तो आप बाकायदा मैदान जंग सजा रहे थे, तबले जंग बजा रहे थे। नहीं, वो तबले जंग नहीं, देखिए वो तो फिर ये है कि जब आप पार्लियामेंट की कानून साजी को इस तरीके से उसका मजाक बनाएंगे, पार्लियामेंट के ऊपर ट्रांसग्रेस करेंगे। देखिए अदलिया को जुडिशल रिव्यू का हक हासिल है, लेकिन अदलिया को यह हक हासिल नहीं है कि अगर वो शहबाज शरीफ को नाअहल कर देते हैं कंटेम्प्ट के अंदर, फिर क्या करेंगे? देखिए आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर अब हम मजीद प्राइम मिनिस्टर्स की कुर्बानी नहीं देंगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखिए वो तो फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं, पार्लियामेंट के पास बहुत ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन? मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम नहीं चाहते कि मामलात वहां तक जाएं। देखिए हमें इस मुल्क को ऑर्डरली तरीके से इदारों के तसादुम से बचाना चाहिए। पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, और जो इलेक्शंस हैं वो तमाम सूबों के अंदर इकट्ठे हों, उस पर हमारी कमिटमेंट है, तो पाकिस्तान आगे चलेगा। एहसान इकबाल साहब, शोएब शाहीन साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।